नमस्ते इतिहास के दीवानों, मैं हूं दैनिक। और सच तो ये है, कभी कभी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हम इतिहास के ऐसे अनोखे तथ्यों में गोता लगाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम इतिहास के भूले हुए पन्नों की एक रोमांचक सवारी पर जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार घटना से, या शायद एक नाराज पक्षी की आवाज से। जरा सोचिए, 1932 ऑस्ट्रेलिया। आउटबैक सुंदर है, उबड़ खाबड़ है और पूरी तरह से ईम्यूज से भरा हुआ है। इन विशाल पक्षियों के हजारों झुंड फसलों को बर्बाद कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने युद्ध की घोषणा कर दी। जी हां, ईमू से युद्ध। उन्होंने ईम्यू के खतरे से निपटने के लिए लुइस मशीनगनों से लैस सैनिकों को भेजा। पता चला ईमूज गोलियों को चकमा देने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर होते हैं। हफ्तों तक सैन्य अपमान का सामना करने के बाद सरकार ने अभियान बंद कर दिया। विजयी और शायद थोड़े से घमंडी ईमूज आउटबैक में घूमते रहे। द ग्रेट ईमू वॉर इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी प्रकृति को बस वश में नहीं किया जा सकता। चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और प्राचीन मिस्र की यात्रा करते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है महान क्लियोपेट्रा से। क्लियोपेट्रा गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के समय से ज्यादा करीब, चांद पर उतरने के समय के करीब थीं। गीजा का महान पिरामिड लगभग 2500 ईसा पूर्व बनाया गया था। क्लियोपेट्रा बहुत बाद में 69 से 30 ईसा पूर्व तक जीवित रहीं और उन्होंने शासन किया। इसका मतलब है कि पिरामिड और क्लियोपेट्रा के बीच लगभग 2500 साल का अंतर है, जबकि क्लियोपेट्रा को 1969 के चंद्रमा लैंडिंग से केवल लगभग 2000 साल अलग करते हैं। हम अक्सर क्लियोपेट्रा को उन राजाओं के साथ जोड़कर देखते हैं जिन्होंने उन अविश्वसनीय पिरामिडों का निर्माण किया था, लेकिन वास्तव में उनके शासनकाल को पिरामिड के निर्माण से अलग करने वाले समय से ज्यादा समय उनके शासनकाल को नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहला कदम रखने से अलग करता है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि समय के बारे में हमारी धारणा कितनी आसानी से बदल सकती है। क्लियोपेट्रा का जीवन और शासनकाल एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत एक ऐसी जगह है जितना हम अक्सर सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म है। इतिहास केवल एक सीधा क्रम नहीं है, यह एक ऐसा ताना बाना है जो समय के विशाल अंतराल में बिखरे हुए पलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब समय आ गया है एक ऐसे मिथक को तोड़ने का जो तब से फैला हुआ है जब शायद नेपोलियन जिंदा थे। हम सभी ने चुटकुले सुने हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, छोटे कद के गुस्सैल विजेता जिन्हें शायद शॉर्ट मैन सिंड्रोम था। लेकिन जानते हैं क्या, नेपोलियन वास्तव में इतने भी छोटे नहीं थे। वो लगभग 5-7 इंचेस के थे, जो 19वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी व्यक्ति की औसत ऊंचाई थी। नेपोलियन की ऊंचाई अक्सर फ्रांसीसी इंच में दर्ज की जाती थी, जो अंग्रेजी इंच से थोड़ी बड़ी होती थी। सीधे तौर पर तब्दील करने पर उनकी ऊंचाई वास्तव में जितनी थी उससे थोड़ी कम निकलती थी। इस बात को भी जोड़ लीजिए कि नेपोलियन ने खुद को लंबे हट्टे कट्टे सैनिकों से घेर रखा था, और आप समझ सकते हैं कि उनका छोटा होने का भ्रम कैसे पैदा हुआ। अगली बार जब आप किसी को नेपोलियन के छोटे होने का मजाक उड़ाते हुए सुने, तो आप थोड़ा ज्ञान बांट सकते हैं और उसे सही जानकारी दे सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों में, जहां एथलेटिक कौशल का जश्न मनाया जाता था और लॉरेल पुष्पांजलि सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था। महिलाओं को प्राचीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी। चौंकाने वाली बात है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिलाओं की अपनी अलग प्रतियोगिता होती थी, हेरा गेम्स। इन खेलों में विभिन्न लंबाई की दौड़ प्रतियोगिताएं होती थीं, पुरुषों के ओलंपिक की तरह, लेकिन एक अनोखे अंदाज के साथ। हेरा गेम्स के लिए महिलाएं छोटे अंगरखे पहनती थीं। हेरा गेम्स नारीत्व का उत्सव था, एक ऐसी जगह जहां महिलाएं अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती थीं। हेरा गेम्स का अस्तित्व प्राचीन ग्रीक एथलेटिक्स में महिलाओं की भूमिका पर एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम गहराई से खोजबीन करें और लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। चलिए तेजी से आगे बढ़ाते हैं रोशनी के शहर में, प्रतिष्ठित एफिल टावर की ओर, जो रोमांस, इंजीनियरिंग प्रतिभा और लगभग ढाए जाने का प्रतीक है। 1889 में वर्ल्ड्स फेयर के लिए बनाया गया टावर को शुरुआत में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ ने इसके अभिनव डिजाइन की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे एक आंखों को चुभने वाली संरचना माना।
योजना 20 साल बाद टावर को ढाने की थी। एफिल टावर को किसने बचाया? भाग्य का एक झटका, तकनीकी लहरों में बदलाव और थोड़ी सी चतुराई। जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, रेडियो संचार एक शक्तिशाली नई तकनीक के रूप में उभर रहा था। एफिल टावर अपनी विशाल ऊंचाई और लोहे की संरचना के साथ रेडियो एंटेना के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने टावर के नए सामरिक महत्व को पहचानते हुए इसे खड़ा रखने का फैसला किया। तो ये रहे वो 5 हैरान करने वाले ऐतिहासिक तथ्य जिनका जिक्र शायद आपकी किताबों में नहीं किया गया। आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।